नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। पड़ोसी देश नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट को शेड्यूल से 2 साल पहले ही डिसॉल्व कर दिया है। नेपाल में जो राजनीतिक संकट है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो काफ़ी ज़्यादा हद से बढ़ चुकी थी और अब फाइनली नेपाल के पीएम ने ये फैसला लिया कि हमें पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना होगा और इस फैसले को प्रेसिडेंट की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसके चलते जो इनके लोअर हाउस के चुनाव 2022 में होने वाले थे, उसकी नई डेट भी सामने आ चुकी है। जानेंगे कि बेसिकली ये पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ तक किस प्रकार पहुँची एंड क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं नेपाल की जो रूलिंग पार्टी है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बीच में, और विपक्षी दलों के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, क्या क्या टिप्पणियाँ हैं जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स यहाँ पे कर रहे हैं। सभी चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और इस ऐप को आप आसानी से बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कोर्स है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा और कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स भी हैं जिनको आप फिलहाल अवेल कर सकते हैं। राइट, देखिए, नेपाल की जो राज्य व्यवस्था है, अगर आपको उसको समझना है तो नेपाल 2015 की बात है जब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आया था, नया संविधान रचा गया था, जिसके चलते नेपाल जो पहले एक मोनार्किकल स्टेट थी वो एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दी गई थी। ठीक है, वेरी सिमिलर टू इंडियाज स्ट्रक्चर, नेपाल में एक फेडरल स्ट्रक्चर आया। ठीक है, यानी कि एक सेंटर है और उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं, कुछ प्रोविंसेस हैं। एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आया, यानी कि एक पीएम होगा जिसको लोग चुनेंगे, और एक रिपब्लिक स्ट्रक्चर आया, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो यहाँ पे हेरिडेटरी नहीं होगा। ये नेपाल की, अगर हम देखें पॉलिटी में, एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2015 में। उसके जस्ट 2 साल के बाद की बात है जब यहाँ पे पहला जनरल इलेक्शन हुआ वहाँ के लोअर हाउस के लिए 2017 में। और इस जनरल इलेक्शन में जो एनसीपी थी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो आपको बता दूं साउथ एशिया की मानी जाती है सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो यहाँ पे पावर में आई थी और जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ही केम इनटू पावर एंड ही वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑफ नेपाल। आप देख सकते हैं ये करंट उसका स्ट्रक्चर है जो नेपाल में फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये नेपाल की लोअर हाउस में कुल मिला के 275 प्रतिनिधि हैं। टोटल सदस्य वैसे 334 हैं, लेकिन 59 असेंबली मैन है और 275 प्रतिनिधि हैं जिनको जनता के द्वारा चुना जाता है। अब इन 275 में जो अधिकतर मेजॉरिटी है वो एनसीपी के पास है। 174 सीट्स एनसीपी इंजॉय करती है और जो ऑपोजिशन में, यानी कि विपक्षी दलों में जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है वो है एनसी, यानी कि नेपाली कांग्रेस। अब इस पर्टिकुलर चीज़ के हिसाब से 2017 के बाद जो अगला चुनाव होने वाला था वो सन 2022 में होने वाला था। वेरी सिमिलर टू इंडिया, 5 साल का टेन्योर यहाँ पे दिया जाता है टू द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इलेक्शंस दोबारा होती हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा, पिछले ऑलमोस्ट 2 महीनों से नेपाल में चल रहे थे कुछ प्रोटेस्ट, और ये जो प्रोटेस्ट थे ये बेसिकली चल रहे थे इन ऑर्डर टू री एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। साथ में नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे कि एक हिंदू स्टेट नेपाल को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और ये प्रोटेस्ट, वैसे तो ये न्यूज़ सामने आई थी दिसंबर के फर्स्ट वीक में, लेकिन अगर आप देखें ये प्रोटेस्ट केवल दिसंबर में ही नहीं, ये नवंबर से ही चलते आ रहे थे। सबसे पहले प्रोटेस्ट देखने को मिले थे नवंबर 10 के आसपास, जब एक समूह सामने आया जिसका बैनर था नेशनलिस्टिक सिविक सोसाइटी, और इन्होंने यहाँ पे डिमांड की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का रिस्टोरेशन होना चाहिए और नेपाल को एक हिंदू राज्य भी डिक्लेयर करना होगा, हिंदू राष्ट्र भी डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद दिसंबर 5 का जो दिन था, उस दिन भारी मात्रा में सपोर्टर्स बाहर स्ट्रीट्स पर आए थे जब सेम डिमांड फिर से रखी गई थी, जिसके चलते थोड़ा सा लगा था कि नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। और ये लोग बेसिकली, जो ये लोग सामने आ रहे थे, इनका जो मेन मुद्दा था, जो मेन पर्पस था, वो यही था कि जो फिलहाल रूलिंग पार्टी है, जो फिलहाल रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट का अभी भी जनहित के लिए कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं जो ये बोल रहे थे कि व्हेन द डेमोक्रेटिक फोर्सेस डोंट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, जो आपकी लोकतंत्र के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, फिर भले वो रूलिंग पार्टी हो या भले वो ऑपोजिशन पार्टी हो, देन ऐसा कुछ होना ज़रूरी है कि जो ऑल्टरनेटिव फोर्सेस हैं वो सामने आएंगे और वो अपनी जगह बनाने की कोशिश
करेंगे। और इसी के चलते ये प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो चुके हैं। ये प्रोटेस्ट नेपाल में पहली बार नहीं हुए हैं, 2017-18 में भी सिमिलर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन तब दब चुके थे। आज फिर से 2020 में हमें ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दिस इज नॉट जस्ट द मेन रीजन। जो सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूं फिलहाल जो असेंबली को डिसॉल्व करने का हुआ है, उसकी भूमिका बनी थी दिसंबर 15, 2020 को। जस्ट पिछले हफ्ते की बात है, दिसंबर 15, जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली जी ने इन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस इशू किया। और ये जो अध्यादेश था, ये बेसिकली क्या था, इसको पूरी जानकारी इस पूरी स्लाइड में दी हुई है, लेकिन आपको सिंपल सी अगर वर्डिंग्स में हम बताएं, सो बेसिकली इट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट फंक्शंस ड्यूटीज एंड प्रोसीजर्स 2010। इसका इन्होंने एक अध्यादेश निकाला कि अब कितने लोग एक मीटिंग में होने चाहिए, जो मीटिंग में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले लेते हैं। सो बेसिकली नेपाल की कैबिनेट की एक मीटिंग होती है जिसका एक कोरम होता है। कोरम यानी कि कम से कम कितने सदस्य उस मीटिंग में होने चाहिए सो दैट फैसले लिए जा सके। नाउ इस पर्टिकुलर अध्यादेश के पहले यहाँ पे रिक्वायर्ड था कि 5 लोग होने जरूरी हैं, तभी जाके ये मीटिंग हो पाएगी, तभी जाके कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन जब इन्होंने इस ऑर्डिनेंस को पास किया, इसके इमीडिएटली बाद जो नेपाल की प्रेसिडेंट हैं श्रीमती विद्या देवी भंडारी, इन्होंने विद इन एन आवर इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर दिया। एंड उसके बाद इस पावर सौंप दी प्राइम मिनिस्टर केपी ओली को कि अब आपको 5 नहीं मात्र 3 लोगों की जरूरत है इन ऑर्डर टू कन्वीन अ मीटिंग। ठीक है, और ये जो मीटिंग्स होती हैं, ये आप कह सकते हैं नेपाल की सबसे हाईएस्ट लेवल की मीटिंग्स होती हैं, जिसमें देश के लिए ऑलमोस्ट सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। जब ये चीज हुई, ऑब्वियसली इसका बैकलैश काफी बड़ा होने वाला था। बैकलैश आप देख सकते हैं। इनफैक्ट बैकलैश होने से पहले ही पीएम ओली ने, जब ये ऑर्डिनेंस पास हो चुका था, उसके इमीडिएटली बाद, ये दोपहर को ऑर्डिनेंस पास हुआ दिसंबर 15 को, और शाम को ही उन्होंने एक मीटिंग कन्वीन की जिसमें मात्र 3 सदस्य प्रेजेंट थे। ऑब्वियसली जो विपक्षी दल थे, स्पेशली अगर आप देखें जो ऑपोजिशन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है नेपाली कांग्रेस, उन्होंने कहा कि हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली एनसीपी के अंदर के और कई सारे मेंबर्स थे जिनको लग रहा था कि हमारे साथ भी एक तरीके से धोखा हुआ है, क्योंकि हमसे बिना पूछे, हम कैबिनेट से बिना पूछे आपने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है जिसमें कि मैक्सिमम केवल 3 लोग आ सकते हैं और जिसमें कि आप बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। सो जो टसल था वो विपक्षी दलों तक तो पहुंचा ही, लेकिन एनसीपी के अंदरूनी के अंदर भी एक टसल चल रहा था। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी एक टसल चल रहा था। और जब ये टसल अपनी पीक पर पहुंचा, तो आप देख सकते हैं दिसंबर 20 की ये न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की, और ये आज सुबह ही हुआ है कि नेपाल के पीएम ओली ने अब फैसला ले लिया है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, बिकॉज पावर टसल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें हम समझाते हैं आपको बेसिकली हुआ क्या है। यहाँ पर देखिए, जो मेन रूलिंग पार्टी है एनसीपी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें 2 बड़े दल बन चुके हैं। वैसे शायद कुछ और लोग आपको बताएंगे कि 2 से अधिक दल हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन जो बड़े दल हैं वो मेनली 2 दल हैं। इसमें एक दल है जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उनके द्वारा बनाया गया एक फैक्शन है, और जो दूसरा फैक्शन है वो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट सीनियर मेंबर हैं एनसीपी के, जिनका नाम है पुष्पा प्रचंड। आई एम श्योर आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा नेपाल की पॉलिटी के संदर्भ में। सो 2 दल बन चुके हैं, और आज सुबह एक कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें कि केपी शर्मा ओली और पुष्पा प्रचंड के बीच में बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, कोई नतीजा नहीं निकला। तो यहाँ पे बातें फेल हो गई, नेगोशिएशंस फेल हो गई, जिसके चलते केपी शर्मा ओली ने अनाउंस कर दिया कि हम यहाँ पे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने वाले हैं। जो इनका दल है, इनफैक्ट जो प्रचंड जी का दल है, ये जो इनका सेक्रेटेरिएट है, जो 9 मेंबर सेक्रेटेरिएट है, वो सारा का सारा बेसिकली प्रचंड फैक्शन को ही सपोर्ट करता है। तो ये काफ़ी बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो कि केपी शर्मा ओली के फेवर में बात नहीं करता है। इनफैक्ट ये जो टसल था, वैसे तो इन दोनों के बीच की वजह से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टसल आज से ही चलता आ रहा है। ये नवंबर 13 की बात है, यानी कि पिछले महीने की बात है। जो एनसीपी कि ये सीनियर मेंबर हैं पुष्पा प्रचंड, इन्होंने एक 19 पेज लंबा पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था एनसीपी की मीटिंग में, जो पार्टी मीटिंग हुई थी वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया, और एकदम बहुत ही ज़्यादा बड़े रूप से इन्होंने आलोचना की थी केपी शर्मा ओली की कि ये सरकार को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, और इवन इन्होंने एक्यूज़ किया कि केपी शर्मा ओली यहाँ पे भ्रष्ट नेता हैं। साथ ही में अगर आप देखें, केवल यही नहीं, इसके पहले इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा, जो ये पुष्पा कमल दहल प्रचंड हैं, ये पहले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके बाद एक और मेंबर हैं जो कि एनसीपी के काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सीनियर लीडर हैं, जिनका नाम है जलनाथ
खनाल, और ये भी पहले नेपाल के पीएम रह चुके हैं। इन्होंने कहा है ओली विल हैव टू पे द प्राइस फॉर टेकिंग दिस एक्सट्रीम एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट विदाउट टेकिंग द पार्टी इनटू कॉन्फिडेंस। इन्होंने बेसिकली ये भी यहाँ पे कहा है कि आगे जाके शायद पार्टी में एक स्प्लिट भी हो सकता है, यानी कि पार्टी में कई सारे गुट अपनी अपनी अलग अलग पार्टीज भी बना सकते हैं। इनफैक्ट केवल यहाँ तक ही नहीं, एक और सीनियर लीडर ऑफ द रूलिंग एनसीपी, और ये भी पहले पीएम रह चुके हैं, जिनका नाम है माधव कुमार, ये भी काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन है नेपाल के। इन्होंने कहा है कि ये जो मूव है, ये जो डिसॉल्व करने का फैसला लिया गया है पार्लियामेंट को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। जो क्लियर स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है, द रिकमेंडेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट शुड बी इमीडिएटली विड्रॉन। ठीक है, कई सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि डिसीजन शायद इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। कई सारे लोग मानते हैं कि शायद इसके खिलाफ कोई याचिका जा सकती है, बिकॉज वो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी हो तो उस केस में वो खुद से डिसॉल्व नहीं कर सकती है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। अब ये तो आपने देखा कि किस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है एनसीपी, उसके भीतर किस तरीके से फैक्शंस और फ्रैक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही में यहाँ पर जब ये फैसला सुनाया गया तो ऑपोजिशन ने भी इसका समर्थन नहीं किया। ऑपोजिशन ने भी कहा कि ये चीज़ गलत हुई है। ऑपोजिशन के जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टी है नेपाली कांग्रेस, ठीक है, उनके जो सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑपोजिशन के लीडर हैं, जिनका नाम है शेर बहादुर देउबा, इन्होंने भी ये कहा है कि केपी शर्मा ओली की जो सरकार है ये कोशिश कर रही है कि एक सिंगल पार्टी टोटलिटेरियन रूल आ जाए इस कंट्री में, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने भी यहाँ पे आलोचना की है और आरोप लगाए हैं केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट के ऊपर कि जब कोविड-19 की महामारी अपनी चरम पे थी, उस समय भी ये वाली सरकार भ्रष्ट एक्टिविटीज़ में, भ्रष्ट गतिविधियों में मिली हुई थी और जनहित में काम नहीं कर रही थी। सो नॉट ओनली द रूलिंग पार्टी, इवन द ऑपोजिशन इज क्राइंग फाउल। ऑपोजिशन भी कह रही है कि कदम बिल्कुल भी सही नहीं है। सो फिलहाल सिचुएशन नेपाल में काफ़ी ज़्यादा कैओटिक है, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं बड़ी क्राइसिस चल रही है। एक चीज़ जो कि क्लियर है वो ये है कि अभी इन्होंने नई डेट्स अनाउंस कर दी हैं। जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी जी, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो अब अगली नेशनल पोल्स हैं ये अप्रैल 30 से लेके मई 10, 2021 के बीच में होने वाली हैं। केवल इतना ही है जो फिलहाल हम आपको बता सकते हैं। इसके बाद जो भी होगा, जैसे भी डेवलपमेंट्स होंगी, वी विल अपडेट यू ऑन स्टडी IQ। इसी के साथ वीडियो को करता हूँ समाप्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।